Hello students, how are you? Welcome back in my physics class. Students, आज मैं आपको कूलम्ब्स लॉ और इसका वेक्टर फॉर्म बताने जा रहा हूं. इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ही सिंसियरली और लास्ट तक वीडियो को देखना होगा. स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ इसको स्टार्ट करूं इससे पहले आपको मालूम होगा कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, प्लस एंड माइनस. यस, आपको यह भी मालूम होगा कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे चार्जेस, तो इनके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होगा. और इस फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फिजिसिस्ट कूलम ने एक लॉ दिया, इसे हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर दो चार्जेस शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मैंने इसे यहां पे लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R. तो अब इनके बीच में एक्ट करने वाला फोर्स क्या होगा? According to the statement of Coulomb's law, F proportional Q1 Q2, the product of magnitude of charges, and F proportional 1 upon R square. या कह सकते हैं कि F inversely proportional to R square. दोनों को कंबाइन करेंगे तो F proportional Q1 Q2 upon R square. इसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज A. कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है A. अब A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught. और इस 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या होती है? इट इज 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. क्लियर? तो अब हम इस A की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर. क्लियर? और अगर हम इस 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू पुट करें तो F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 9 into 10 to power 9 Q1 into Q2 upon R स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये आपका कूलम्स लॉ है. अच्छा, अब एक चीज देखिए, मैंने आपसे कहा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज योर परमिटिविटी. ठीक है? एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी. और मैंने यहां पे क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. यानी ये दोनों चार्जेस कहां रखे हैं? एयर में या वैक्यूम में. ठीक है? दोनों चार्जेस हमारे एयर या वैक्यूम में. तो अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? हम इस फॉर्मूले से देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 upon 4 pi F Q1 Q2 upon R स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 into 10 to power minus 12. 8.86 into 10 to power minus 12. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? ये यहां पे 2 लिखा है, एक्चुअली इट इज -12. 8.86 into 10 to power minus 12. अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? हमने इसलिए इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 upon 4 pi F Q1 Q2 upon S स्क्वायर. Q चार्ज है, यूनिट कूलम यानी कूलम स्क्वायर, F के लिए न्यूटन, R स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर. यानी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हुआ? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर के लिए। क्या ये हमारा एयर के अलावा भी कुछ हो सकता है? यस। अगर ये हमारा दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में रखे हुए हैं, मटेरियल मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हों, उस समय हमारा परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाएगी। ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस नहीं होगा और उसको हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चार्जेस किसी मीडियम में प्लेस्ड हैं तब क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है? एयर या वैक्यूम के लिए, जैसा हमने पिछले केस में बताया था अभी। लेकिन अब हमारे चार्जेस मीडियम में है तो यहां पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसका कुछ कांस्टेंट भी होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, तो इसलिए हमने इस एप्सिलॉन को लिखा है एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। K एप्सिलॉन नॉट, राइट? K क्या है? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। एयर में क्या था? ये वैक्यूम में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खाली था। अब मीडियम के साथ क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? और ये फॉर्मूला है हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। स्टूडेंट्स, हम इस रिलेशन को देखें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, यानी K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम एक और नया टर्म दे रहे हैं, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी आपको डिफाइन करनी है तो आप कैसे करेंगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन टू द permittivity of the free space epsilon naught is dielectric constant K और relative permittivity। यानी permittivity का रेशियो कौन कौन सी? मीडियम की और वैक्यूम की। मीडियम, जो भी मीडियम है, जिस भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको चाहिए तो उसका परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। क्लियर? मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बात कही है। यहां पर एयर के लिए K की वैल्यू 1.00054, वैक्यूम के लिए 1 और वाटर के लिए 80 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परमिटिविटी? इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहते हैं। जब हम चार्ज की बात कह रहे हैं तो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी और चारों तरफ जाएंगी। अब अगर वो चार्ज एयर में या वैक्यूम में है तो उस वैक्यूम में या एयर में लाइंस या फील्ड कैसे जाएंगी, कैसे पास करेंगी? यानी कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की कैपेबिलिटी उस वैक्यूम की कहलाती है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो हम यहां पे कह देंगे कैपेबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और दूसरी तरीके से डिफाइन किया गया है एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी सब्सटेंस की परमिटिविटी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो उसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने की, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द परमिटिविटी। स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। उस फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ से बता रहे हैं। अब फोर्स है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
समझने की कोशिश करिएगा। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इन पे लगने वाले फोर्स F21, Q2 पे लगने वाला फोर्स F21 और Q1 पे लगने वाला फोर्स F12। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R एंड R12 एंड R21 आर द यूनिट वेक्टर। अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि F21 क्या है। वेक्टर F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। F21 क्या है? सेकेंड चार्ज यानी Q2 पर Q1 से लगने वाला फोर्स। और वैसे ही F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। यस, R12 क्या है? यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R। यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और ये लिखा हुआ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, Q1 to Q2। और R21 क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q2 to Q1। अब अगर हम इस F12 और F21 को लिखें, F21 सबसे पहले, यानी F21 क्या है? Q2 चार्ज पर Q1 से लगने वाला फोर्स। तो F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर R12। यस, वेक्टर फॉर्म तभी तो होगा, लेफ्ट साइड में भी वेक्टर है और राइट साइड में भी वेक्टर आ गया, क्योंकि अगर इसको हम हटा दें तो इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी हमारी वेक्टर नहीं है। और ऐसे ही जब हम F12 की बात करेंगे तो F12 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। देखिए F21 किधर है? टुवर्ड्स राइट, और R12 किधर है? टुवर्ड्स राइट। इसीलिए F21 के साथ R12 है और F12 के साथ R21 है, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर R21 और यूनिट वेक्टर R12 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। इसलिए हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस R12, यूनिट वेक्टर R12। और जब ये माइनस कर देंगे तो इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। और स्टूडेंट्स, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्टूडेंट्स, ये आपका कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके आगे के टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म of the Coulomb's law and permittivity of space या permittivity of the dielectric. Thank you. God bless you.